हेलो बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के थर्ड लेक्चर को कंप्लीट करने जा रहे हैं। और इसमें क्या है बेटा ना कि इसमें हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। इसमें हम लोग सीखने वाले हैं पहला तो हमारा स्टार्ट होगा केमिकल इक्वेशन से। इससे पहले हमने क्या किया था कि इससे पहले जो हमारा बेसिक था केमिस्ट्री का वो हमने कंप्लीट किया फर्स्ट वीडियो में। सेकेंड वीडियो में इससे पहले के जितने भी पॉइंट्स थे फर्स्ट चैप्टर में वो कंप्लीट किया। और आज हम लोग ये और इसके बाद के टॉपिक्स क्लियर करने वाले हैं। क्लियर? ओके। अब हम लोग पहले देख लेते हैं बेटा केमिकल इक्वेशन क्या होता है। बेटा हमने क्या देखा था कि हमने एग्जांपल्स देखे थे कि मेरा जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म व्हाट? वाटर। ये मेरा एक केमिकल इक्वेशन है, सॉरी केमिकल रिएक्शन है। अब इस केमिकल रिएक्शन को आप देख रहे हो कि इतना लिखना थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, टाइम टेकिंग हो सकता है। अब इसी को सिंपल वे में रिप्रेजेंट करना, तो इसको मैं सिंपल वे में कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? मैं कह सकता हूं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सॉरी एंड ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्ट किए और क्या बना दिए? वाटर। ये बना दिए बेटा। अब आप देख लीजिए कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बना है? वाटर। अब ये भी एक तरह का इक्वेशन है, लेकिन इस इक्वेशन को ना बेटा हम लोग केमिकल इक्वेशन नहीं कहते, हम इसको कहते हैं वर्ड इक्वेशन। क्या कहते हैं? वर्ड इक्वेशन। तो बेटा केमिकल इक्वेशन किसको कहेंगे? देखिए बेटा, अगर केमिकल इक्वेशन आपको समझना है तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि भाई हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है। अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हाइड्रोजन को हम लोग, आपको पता होगा कि H2 करके लिखते हैं, फिर ऑक्सीजन को O2 करके लिखते हैं। अब ये H2O2 क्यों लिखा जाता है ये आप, क्योंकि आप तो केमिकल जब एलिमेंट्स लिखते होंगे तो एलिमेंट्स में तो हाइड्रोजन को H से इंडिकेट करते होंगे, ऑक्सीजन को O से इंडिकेट करते होंगे और नाइट्रोजन को N से इंडिकेट करते होंगे, लेकिन यहाँ पे 2 क्यों लग रहा है? वो चीजें आपको कंप्लीट हो जाएंगी जब आप मेरा बेसिक वीडियो देखेंगे। ठीक है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बना है? वाटर। अब इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब आप देख लो कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि इसको केमिकल इक्वेशन कह दिया। मैंने हाइड्रोजन को हाइड्रोजन न लिखकर क्या कर लिया? उसके सिंबल से लिख लिया। ऑक्सीजन को ऑक्सीजन न लिख के उसके सिंबल से लिख लिया, और वाटर को वाटर न लिख के उसके फॉर्मूला से लिख लिया। और यही चीजें क्या क्या बनाती हैं? हमारा केमिकल इक्वेशन बनाती हैं। ठीक। अब आप इसको देख लीजिए, मैंने पढ़ा है कि द मेथड, मैंने लिखा है द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन इट्स इज नॉन एज केमिकल रिएक्शन। यानी कि केमिकल इक्वेशन में जितने भी हमारे सब्सटेंसेस भाग लेते हैं उनको उनके सिंबल और केमिकल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, उनके सिंबल और केमिकल फॉर्मूला के क्या हेल्प से रिप्रेजेंट करना क्या कहा जाता है? केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। डन बेटा। अब बेटा केमिकल इक्वेशन जो है ना, केमिकल इक्वेशन वो दो टाइप का होता है। केमिकल इक्वेशन कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक होता है अनबैलेंस्ड और एक होता है बैलेंस्ड। बेटा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को स्केलेटल इक्वेशन भी कहा जाता है। स्केलेटल इक्वेशन भी कहा जाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं पहले कि भैया किसको हम अनबैलेंस कहेंगे, किसको हम बैलेंस कहेंगे। ठीक। अब देखिए अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको कहेंगे? देखिए जब आपको ये पता होगा, पहले मैंने बता रखा है कि जो एरो का साइन है, एरो के साइन के लेफ्ट साइड का जो पोजीशन होता है ये, इसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? और इधर वाले पार्ट को हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक। अब क्योंकि भैया अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कब कहेंगे? जब आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों तरफ के स्पेसिफिक एटम्स के नंबर्स इक्वल नहीं होंगे। पार्टिकुलर इंडिविजुअल क्या एटम्स के नंबर दोनों तरफ अगर इक्वल
नहीं होंगे तो वो हमारा होगा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब मैंने लिखा भी वही होगा कि द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड में प्रत्येक एलिमेंट के एटम्स का नंबर क्या हो इक्वल ना हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन हो गया, ठीक, ये मान लीजिए ऑक्सीजन हो गया, और ये दोनों हो गया रिएक्ट करके वाटर। अब आप ध्यान से देख रहे होंगे इसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, कितने एलिमेंट्स, हाइड्रोजन आ रहा है और ऑक्सीजन आ रहा है। अगर रिएक्टेंट में देखेंगे तो हाइड्रोजन आपको 2 दिख रहा है और ऑक्सीजन यहां पे 2 दिख रहा है। लेकिन अगर प्रोडक्ट में आप देखेंगे तो प्रोडक्ट में आपका ऑक्सीजन 2 दिख रहा है, सॉरी हाँ ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन जो है आपका 2 दिख रहा है, लेकिन ऑक्सीजन आपका 1 दिख रहा है। तो भैया यहां पे टोटल अगर देखा जाए प्रोडक्ट में एटम तो 3 दिख रहे हैं और यहां पे दिख रहे हैं 4। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। या फिर ऐसे समझिए कि नॉर्मली किसी इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की गई है हमको, उसको सिर्फ सिंबल के फॉर्म में दिखा देंगे, तो जो हमारा क्या केमिकल इक्वेशन तैयार होगा उसे हम लोग अनबैलेंस्ड या स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, इसे क्या कहेंगे हम लोग, स्केलेटल इक्वेशन। अब तो बेटा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन सीधी सी आप बात देख रहे हो कि भैया जब हमारा क्या है कि दोनों तरफ के जो एलिमेंट्स के एटम्स हैं इक्वल नहीं हैं, तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर वही इक्वल हो जाए तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। मैंने लिखा भी है कि द नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स। तो भैया आर क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो वो हमारा क्या होगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अधिक बेटा होता है क्या कि मोस्टली क्या होता है कि आपको जो क्वेश्चन होते हैं या फिर आपको जो केमिकल इक्वेशन दिए होते हैं वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिए होते हैं, और उसको आपको क्या करना होता है, बैलेंस्ड करना होता है, और उसके भी कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं। तो पहले मैं आपको दिखा दूं, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम है, ठीक, और ये ऑक्सीजन। अब ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट किए और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिए, ठीक। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब आप देख रहे हो कि यहां पे ऑक्सीजन रिएक्टेंट में जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन वो कितने हैं, मैग्नीशियम यहां पे 1 है, ऑक्सीजन यहां पे 2 है। लेकिन यहीं पे अगर बात प्रोडक्ट की हो जाए तो मैग्नीशियम यहां पे 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है। आप देख रहे हो दोनों में बराबर मतलब इक्वालिटी नहीं दिख रही है, लेकिन अब हमको क्या करना है कि इसको इक्वल बनाना है, तब नहीं बैलेंस होगा ना बेटा। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे कि आप देख रहे हो कि हमारा क्या है कि ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में हमारा मेरा मैग्नीशियम यहां पे 1 है, लेकिन ऑक्सीजन यहां पे 2 है। तो प्रोडक्ट में हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को 2 बनाएंगे। अब ऑक्सीजन को 2 बनाएंगे तो यहां पे 2 लिखेंगे। अच्छा, ये एक चीज आपको ध्यान रखना है, कि मैं पहले आपको एक चीज दिखा देता हूं, चाहिए आप क्या करो कि यहां पे मैं पहले इसको बना ही देता हूं, ये मैग्नीशियम, और यहां पे मैं 2 लिख दूंगा। ये आप देख लीजिए कि ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया, ठीक, ये क्या हो गया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लेकिन आपको बैलेंस्ड करने आना चाहिए एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को। अच्छा, पहले ये जान जाइए कि हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्यों कन्वर्ट करते हैं। रीजन ये है कि जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो, क्योंकि आप जानते हो कि केमिस्ट्री का कोई भी इक्वेशन किस चीज पे वर्क करता है, कंजर्वेशन ऑफ मास पे। कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है कि अगर रिएक्टेंट में मैंने जितना मास अलग अलग मैटर का ले रखा, अलग अलग सब्सटेंसेस का ले रखा है, वो प्रोडक्ट में ही उतना ही मास बनना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाइड नहीं करते हैं, और वो कहीं ना कहीं इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन गलत होगा, ठीक है। तो हम इसलिए केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं ताकि हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो सही सही प्रोवाइड हो सके। तो आइए हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते समय किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए अगर मान लीजिए मेरा एक एलिमेंट ए है, ठीक,
एक एलिमेंट क्या है, ए है, और दूसरा एलिमेंट जो है मेरा बी है। अब इससे जो बना एक केमिकल इक्वेशन है, सॉरी प्रोडक्ट है, वो ए बी है। अब कभी भी मान लीजिए कि आपको नंबर बराबर करना है एटम्स के, यानी बैलेंस्ड करना है, तो क्या नहीं कर सकते आप, कभी भी अपने से आप कभी भी किसी भी एलिमेंट के इस बॉटम साइड पे कोई भी नंबर नहीं लिख सकते अपने से। केमिकल इक्वेशन में आ रहा फॉर्मूला उसका है वो तो ठीक है, लेकिन आप अपने से बैलेंस्ड करते समय कभी भी ये चीज नहीं लिख सकते। ठीक, आप कभी भी लिखोगे तो हमेशा बैलेंस्ड करने के लिए इस पोजीशन पे क्या करोगे, नंबर लिखोगे। जैसे मान लो मैं यहां पे 2 लिख दिया, तो ये मेरा सही हो जाएगा। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में बदलने के लिए, चेंज करने के लिए आपको क्या नहीं करना, यह समझ में आना चाहिए कि हम कभी भी यहां पे नंबर नहीं लिखेंगे, हम कहां लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे। और जिस मेथड से हम लोग अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड करते हैं उसको हम बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड से ही हम लोग क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड करते हैं। अब चलिए कुछ इक्वेशंस को हम लोग क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। जैसे मैं आपको दे दूं कि मान लीजिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। अब आप देखेंगे कि यहां पे बनेगा सोडियम क्लोराइड और वाटर। क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड और वाटर। आप पहले क्या करेंगे कि अगर आप पहली बार कर रहे हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जितने भी केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट्स भाग ले रहे हैं उनको पहले आप लिख लो पार्ट वाइज, पार्ट मतलब इंडिविजुअल। जैसे यहाँ पे सोडियम है, लिख लिया, यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, लिख लिया, हाइड्रोजन भी है, लिख लिया, और क्लोरीन भी है, लिख लिया। अब मैं यहाँ पे आर लिख देता हूँ क्योंकि वो बताएगा कि रिएक्टेंट में ये एलिमेंट के एटम्स कितने हैं, और प्रोडक्ट में, पी से प्रोडक्ट में कितने हैं। अब मैं देख रहा हूं कि सोडियम यहाँ पे रिएक्टेंट में 1 है, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। रिएक्टेंट में मेरा कितना है, ऑक्सीजन 1 है, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। और हाइड्रोजन कितना है मेरा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, कितना हो जाएगा, 1 1 2। ठीक, ये मेरा 2 है। क्लोरीन मेरा कितना है, 1 है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, क्या प्रोडक्ट में चेक कर ले रहा हूं। प्रोडक्ट में मेरा कितना है बेटा, सोडियम 1 दिख रहा है, क्लोरीन कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, क्लोरीन 1 दिख रहा है, ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, और हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। मुझे लगता है कि ये जो केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस्ड है, क्योंकि आप देख रहे हो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में हमारे जो केमिकल जो एलिमेंट्स की संख्या है, एलिमेंट्स के एटम की संख्या है, वो क्या इक्वली रिप्रेजेंट हो रही है। तो इसका मतलब ये मेरा कैसा इक्वेशन है, ये मेरा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल दे दूं। अच्छा, इसको हम लोग स्केलेटल भी कह सकते हैं, कि मैंने क्योंकि जो इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड की गई थी वही मैंने बस फॉर्मूला और सिंबल के फॉर्म में लिख दिया है। अब ये मैंने कोई भी इसमें एक्स्ट्रा जो एक्टिविटी है नहीं की। इसका मतलब ये जो स्केलेटल भी है बैलेंस्ड भी है। क्लियर। अब मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं। जैसे मैं कहूं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, ये रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो क्या बनाएगा बेटा, ये बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है, अब मैं फिर से इसमें देख लेता हूं। मैग्नीशियम मेरा कितना है बेटा, मैग्नीशियम लिख दो, मैग्नीशियम आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, और क्लोरीन आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है। अब मैं देख लेता हूं कि रिएक्टेंट में इनकी संख्या कितनी है और प्रोडक्ट में इनकी संख्या कितनी है। अब मेरी मैग्नीशियम जो रिएक्टेंट में कितना दिख रहा है मुझे, यहाँ पे 1 दिख रहा है, मैं यहाँ पे 1 लिख लूंगा। ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, देखिए अगर ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं और ये नंबर क्या करेगा कि ये इसको भी रिप्रेजेंट करेगा और इसको भी रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि ऑक्सीजन 2 है यहाँ पे, तो ये 2 लिख देंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और एक यहाँ पे 3 है। क्लोरीन यहाँ पे कितना है, क्लोरीन 1 है। ठीक, ये तो मेरे रिएक्टेंट में हो गए। अब मैं प्रोडक्ट में देख लेता हूं। तो बेटा प्रोडक्ट में आप देख रहे हो कि मैग्नीशियम कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है।
फिर फिर एक दिख रहा है, फिर क्या है, फिर आपका ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मेरा एक दिख रहा है, फिर हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन उधर दो दिख रहा है, फिर क्लोरीन उधर दो दिख रहा है। अब देखो कि आप देख रहे हो कि मैग्नीशियम तो दोनों तरफ इक्वल है, ऑक्सीजन इक्वल नहीं है, हाइड्रोजन इक्वल नहीं है और क्लोरीन भी इक्वल नहीं है। अब इस सिचुएशन में हमको करना है इक्वल किस मेथड से, हीट एंड ट्रायल मेथड से। तो हम पहले ट्रायल कर लेते हैं कैसे होगा। ठीक, तो मैग्नीशियम तो इक्वल है, ऑक्सीजन इक्वल नहीं है, तो ऑक्सीजन में हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो गया 2, हमने 2 कर लिया, कहां, प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में हमने 2 किया, किसको, ऑक्सीजन को, हम यहां पे 2 कर लिए। ठीक, अब जैसे ही हम 2 किए, हाइड्रोजन कितना हो गया इधर, 4, तो इसी भी मल्टीप्लाई, सॉरी ये भी मल्टीप्लाई हो गया 2 से, कितना हो गया 4। अच्छा, अब यहां पे हाइड्रोजन हो गया 3, अब यहां पे 2 था तो हम यहां पे 2 लिख देंगे, कहां, यहां पे, तो ये कितना हो जाएगा, ये कहां बदल गया, ये 4 हो गया मेरा। अब जैसे ही ये 4 हुआ, क्लोरीन मेरा रिएक्टेंट में कितना हो गया, 2 हो गया। अब क्लोरीन 2 हो गया तो 2 इधर भी हो गया, 4 इधर, हाइड्रोजन 4 इधर, ऑक्सीजन 2 इधर, ऑक्सीजन 2 इधर, सब इक्वल हो गए बेटा, देख लिए। तो ये मेरा हो गया एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मैच कर लेते हैं, मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन यहाँ पे 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और 2 4, हाइड्रोजन 2 दूना 4, क्लोरीन यहाँ पे 2, क्लोरीन यहाँ पे 2, सभी एलिमेंट्स जो हैं दोनों साइड में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये कैसा इक्वेशन हो गया, ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। तो आपने देखा किस तरह से हम लोग बैलेंस्ड कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब ऐसा ही कुछ एग्जांपल हमने आगे सेट कर रखा है, उसमें भी देख लेंगे, जो कि आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब लोग आगे चलते हैं, अगला जो है कि अब देख रहे होंगे आप लोग ना कि आपको ये नहीं पता चल रहा होगा, जैसे मैंने एलिमेंट के कुछ नाम लिखे, जैसे ये सोडियम क्या है, मतलब सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है, या सोल्यूशन है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, सोल्यूशन है, लिक्विड है, गैस है, क्या है, मेरे को पता नहीं है। यहां से इन इक्वेशन से क्या है कि कुछ चीजें जो हमको इनके स्टेट्स हैं वो पता नहीं चल रहे हैं, किस कंडीशन में ये रिएक्शन हो रहा है, आखिर क्या कर रहे हैं तो रिएक्शन हो रहा है वो नहीं पता चल रहा है। तो ये सभी चीजें क्या है, इसके डिसएडवांटेज है, किसके, केमिकल इक्वेशन के, जो ये सभी इंफॉर्मेशन जो हमें प्रोवाइड नहीं करता है। तो इस कमी को दूर करने के लिए, इक्वेशन की इस कमी को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें कुछ सिंबल्स से क्या करते हैं, इसको मोर इंफॉर्मेटिव बना देते हैं, जिससे हमको ये एक कंप्लीट अप्रॉक्स कंप्लीट जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो वो कैसे बनाते हैं, तो देखिए अगर कोई भी जैसे मैटर है तो किस स्टेट में, आप जानते हो स्टेट क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। तो भैया इसको हम लोग देखिए, अगर कोई सब्सटेंस जो है क्या है, सॉलिड है, क्या है, सॉलिड, अगर कोई सब्सटेंस क्या है, सॉलिड है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उस सब्सटेंस या उस एलिमेंट्स के बगल में ऐसे ब्रैकेट लगाकर ऐसे लिख देते हैं। अगर कोई सब्सटेंस लिक्विड है, क्या है, लिक्विड, तो उसके बगल में हम लोग क्या लिख देते हैं, एल लिख देते हैं। अगर कोई सब्सटेंस गैस है तो उसके बगल में हम लोग क्या लिख देते हैं, जी लिख देते हैं। लेकिन इनके अलावा भी एक लिक्विड ही होता है, लेकिन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, यानी कोई सब्सटेंस जो है वाटर में क्या किया जाता है, मिक्स कराया जाता है, डिसॉल्व कराया जाता है। तो उस सिचुएशन को हम लोग सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, AQ से रिप्रेजेंट करते हैं। AQ का मतलब एक्वस सॉल्यूशन होता है। ओके, अब ये फिजिकल स्टेट को हमने क्या कर लिया, इस तरह से इंफॉर्मेटिव बना लिया कि मतलब अब जो है एलिमेंट अगर हम लिखेंगे, जैसे हमने यहां लिखा, ये मेरा क्या था, यहाँ पे, हाँ ये मेरा क्या था, ये मेरा एक्वस सॉल्यूशन था, ये भी मेरा एक्वस सॉल्यूशन था, और ये भी मेरा क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, और ये मेरा वाटर जो इसमें मिला हुआ है। ठीक, अब क्या है बेटा, देखेंगे ध्यान से। अब अगला जो है, अगला है ऑब्जर्विंग एंड रिलीजिंग हीट। अब किसी भी रिएक्शन में कब हीट ऑब्जर्व हो रहा है, कब रिलीज हो रहा है, ये हमको कैसे पता चलेगा। जैसे मैं एक इक्वेशन लिख देता हूं, जैसे मान लीजिए आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, मैं कहा ये डिकम्पोज हो जाना है और कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, ये बना लिया। लेकिन ये रिएक्शन कैसे हो रहा है, ये हमको पता चल रहा है, क्या ये इसमें हीट ऑब्जर्व हो रहा है या हीट
रिलीज हो रहा है, नहीं पता चल रहा है ना, तो वो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा बेटा कि आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, जब, अब ये हमको कैसे पता चलेगा? तो इसको भी इंफॉर्मेटिव बनाने का एक तरीका है। आप अगर हीट ऑब्जर्व कर रहा है या हीट रिलीज कर रहा है या हीट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वहां पे अगर हीट प्रोवाइड किया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इस एरो पे हीट लिख देते हैं। अगर हीट ऑब्जर्व हो रहा है तो रिएक्टेंट में, किसमें? रिएक्टेंट में प्लस हीट लिख देते हैं। हीट लिख देंगे या एनर्जी लिख देंगे या फिर हीट एनर्जी लिख देंगे, इन तीनों में से कोई भी लिख देंगे। क्लियर? और अगर हीट रिलीज हो रहा है, यानी कि हीट रिलीज होगा, तो इसको कहां लिखते हैं? प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट के जो प्रोडक्ट होते हैं उनके साथ हम लोग हीट लिख देंगे या फिर हीट एनर्जी लिख देंगे या फिर हम लोग क्या लिख लेंगे? हम लोग सिर्फ एनर्जी लिख लेंगे। जैसे जैसे और अगर मान लीजिए कि कहीं पे किसी रिएक्शन में, कहीं पे किसी रिएक्शन में क्या हो? गैस इवॉल्व हो रहा हो, इवॉल्व मतलब निकल रहा हो, गैस निकल रहा हो, तो उस समय उस जो गैस निकल रही है, जैसे मान लीजिए मैं कह दूं कि बेटा कि अगर अगर मैग्नीशियम मैग्नीशियम को क्या किया जाता है? ऑक्सीजन, सॉरी, वाटर के साथ, मैग्नीशियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है, तो यहां पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस यहां से क्या होती है? रिलीज होती है। तो अब यहां पे क्या है कि हम लोग अगर इसको ध्यान से अगर देखें, इसको क्या है कि ध्यान से देखें, तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें, सॉरी मिटाना था क्या, मिटा दिया क्या? हाँ, अब इसमें क्या है कि इसमें कैसे पता चल रहा है कि गैस इवॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही है? ये तो नहीं पता चल रही है, बल्ब दिख रहा है कि बन रही है, लेकिन अगर यहीं पे अगर हमको पता करना हो, अगर हमको ये इंडिकेट करना हो कि गैस इवॉल्व हो रही है, तो जो गैस इवॉल्व हो रही है उसके पास में ऐसे ऊपर की तरफ एरो का साइन हम लोग क्या करते हैं? दे देते हैं, जिससे पता चलता है कि हमारा जो है केमिकल इक्वेशन के बाद कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक है? अगर 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 किसी भी इक्वेशन में, किसी भी रिएक्शन में प्रिसिपिटेट फॉर्म हो रहा हो, क्या हो रहा हो? प्रिसिपिटेट फॉर्म हो रहा हो। जैसे अगर बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट से रिएक्शन करता है, बनाता है बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। क्या बनाता है? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। अब इसमें एक चीज प्रिसिपिटेट बन रहा है, अब इसमें आप कमेंट करोगे कि प्रिसिपिटेट कौन सा है, क्योंकि बेटा पिछले क्लास में हमने प्रिसिपिटेट पहचानने का क्या कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी आपको। अगर आपने पीछे वाला वीडियो आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, आप बता पाओगे। नहीं देखा है, नहीं बता पाओगे, नहीं तो आप बता पा रहे हो तो रट के बता रहे हो, लेकिन रटोगे कितने देर तक? फिर एक समय पे वो भूल जाएगा बेटा। इसलिए ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन अपने माइंड में क्या कर लो, स्टोर कर लो, जो कहीं पे भी किसी भी चीज को रटना ना पड़े, वो कहीं पे भी दिख जाए तो हम पहचान लें। तो यहाँ पे देखिए, ये जो मेरा बेरियम सल्फेट जो है, ये क्या है? एक प्रिसिपिटेट है, व्हाइट प्रिसिपिटेट है। ठीक, अब इसको कैसे, तो इसको पहचानने का तरीका ये, यानी इसको क्या मतलब रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, पता चाहिए कौन प्रिसिपिटेट है। तो अगर ये एक्विस सॉल्यूशन है, क्योंकि ये तो एक्विस सॉल्यूशन है, तो अगर यहाँ पे एस लिख गया तो ये सॉलिड जो है वो प्रिसिपिटेट के रूप में रहेगा। या फिर दूसरा तरीका ये है कि जहां प्रिसिपिटेट है वहां पे ऐसे एरो का साइन नीचे की तरफ आप दिखा दो, तो वो भी क्या, किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्रेसिपिटेट को रिप्रेजेंट करेगा। या फिर अगर ये दोनों आप नहीं कर रहे हो तो आप लिख दो सिर्फ प्रेसिपिटेट यानी पीपीटी, तो भी वो प्रेसिपिटेट को ही रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर बेटा? अब कोई भी जैसे रिएक्शन है वो किस कंडीशन में हो रहा है, कहीं कहीं पे इक्वेशन रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए हम लोग कैटलिस्ट का यूज कर लेते हैं, कहीं कहीं पे हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं,
तो उसको कैसे इंफॉर्मेटिव बनाते हैं, तो देखिए जिस कंडीशन जो होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, एरो के ऊपर दिखा देते हैं। जैसे केमिकल इक्वेशन में जैसे ए हो गया प्लस बी, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं और कोई कंडीशन रिक्वायर है जिससे ए बी बन रहा है, तो उस कंडीशन को हम लोग इस पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, जैसे कैटलिस्ट है तो उस कैटलिस्ट का नाम लिख देंगे, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस पे नाम लिख देंगे, और अगर किसी जैसे हीट रिक्वायर्ड है कि बिना हीट का वो नहीं हो सकता रिएक्शन, तो उस समय हम लोग यहाँ पे या तो हीट लिखते हैं या फिर ये डेल्टा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेल्टा, इस डेल्टा का यूज करते हैं जो हीट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर बेटा? तो इस तरह से इन तरीकों से हम लोग क्या करते हैं कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो कि सफिशिएंट क्या करता हो, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करता हो, तो उसे इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। किस तरीके से? इन सभी वे से। ठीक है बेटा, अब हम लोग अपने आगे के टॉपिक पे देखते हैं क्या है। आई थिंक आपका क्वेश्चन होना चाहिए। हाँ देखिए, ये सभी क्वेश्चंस हैं जो आपको क्या करने हैं। मैं एक दो बता देता हूं। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। कह रहा है कि भाई हम लोग जब जो हमारा मैग्नीशियम देखेंगे तो मैग्नीशियम इतना पट्टी से में आता है, मतलब छोटे छोटे ऐसे, मतलब आप देखोगे जिस तरह से आपको सेलो टेप ऐसे मतलब एक सर्कुलर पाथ पे बेंड होता है, वैसे ही ये रहता है। और वो क्या होता है कि सिल्वर कलर का होता है, तो जब उसको हम रखे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो धीरे धीरे ऑक्सीजन से क्या करता है, रिएक्ट करके ऊपर वाले सरफेस पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बना लेता है। अब उस मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर बनाने की वजह से जब हम उसको जलाने जाते हैं तो वो जल्दी जलता नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि उसे जलाने से पहले उसे क्या कर लेते हैं, हम लोग क्लीन कर लेते हैं, उसको रब कर लेते हैं, ताकि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर है वो उस पे से हट जाए। अब अगला है बेटा कि राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब ये रिएक्शन आपको दे दिया गया है, अब इसमें क्या है, इसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनाइए। तो आप जानते हो हाइड्रोजन को H2 से, क्लोरीन को Cl2 से क्योंकि गैसेज हैं, और हाइड्रोक्लोराइड को HCl से। अब ये एक स्केलेटल है ना, एक स्केलेटल इक्वेशन है। अब इसको क्या बनाएंगे, इसको बैलेंस्ड बनाएंगे। तो आप देख लो हाइड्रोजन यहाँ पे 2, ऑक्सीजन यहाँ पे, सॉरी क्लोरीन यहाँ पे 2, लेकिन हाइड्रोजन भी यहाँ पे एक है और क्लोरीन भी एक है, और अच्छी बात यह है कि दोनों साथ हैं, तो सिर्फ हम यहाँ पे 2 लगा देंगे और देख लेंगे तो दोनों तरफ हमारा जो दोनों है। अब देखिए यहाँ पे जो आप नंबर लिख रहे हैं ना बेटा, यहाँ पे जो 2 नंबर लिख रहे हैं, आप इसके लिए भी लिख रहे हो और इसके लिए भी लिख रहे हो, ये ध्यान रखना। क्योंकि अगर किसी भी कंपाउंड के बाहर लिख रहे हो तो वो जो है उन कंपाउंड के नंबर का मल्टीपल होता है, उस कंपाउंड में प्रेजेंटेड एलिमेंट के एटम का मल्टीपल होता है। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे 1 था, इसका मल्टीपल 2 हो गया, तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गया। क्लोरीन 1 था, मल्टीपल 2 हो गया, तो क्लोरीन 2 हो गया। अब वैसे ही आप इसको बना लेंगे, इसको बना लेंगे और इसको बना लेंगे। क्लियर है? अगर आपको कोई भी इनको बनाने में दिक्कत होती है तो हम एक वीडियो एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको पीपीटी के फॉर्म में लेके आएंगे और उन सबका सलूशन आपको करा के रख देंगे। अब हम लोग आज आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। आगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बेटा इसको थोड़ा सा हम लोग छोड़ देते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी तो प्रॉब्लम होगी आपको देखने में, और हम लोग इस पर्पज से वीडियो बना रहे हैं ना बेटा कि अगर आप डेली क्लासेस में तो एक दिन में तो चैप्टर खत्म नहीं होता, आप एक दिन में क्यों पढ़ोगे, धीरे धीरे आप पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो, और जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, जब इस चैप्टर का लास्ट वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे, तो आप अपने क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप कंप्लीटली कर पाओगे। लगभग 96 से एवं भी क्वेश्चन कर पाओगे परसेंटेज में, और उससे कम नहीं करोगे, क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।